Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss our very important research aptitude questions from which belongs to July 2019. So today I'm going to start some important research questions which is very important in your upcoming exam. The question is, from the list given below, identify the statements which appropriately describe the main characteristics of steps in scientific method. आपको बताना है जो मेन स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक मेथड में रिसर्च के। ठीक है, तो हम जानते हैं जब भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन आई डू, हमें पता होना चाहिए कि हमें किस टॉपिक पर रिसर्च करनी है, प्रॉब्लम क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, जब आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, फिर आप क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस कि आपकी हाइपोथेसिस क्या होगी। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज आप कलेक्ट करेंगे, किस तरह का डाटा आपको चाहिए, डाटा का कलेक्शन होगा। ठीक है, डाटा कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, किस तरह के डाटा की जरूरत आपको है। फिर आप क्या करेंगे, आप कंक्लूजन निकालेंगे, तो आपने डाटा कलेक्ट किया है। देन आप वेरीफाई करेंगे जो आपने, आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए, नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट होनी चाहिए। तो ये आपके मेन स्टेप्स हैं अकॉर्डिंग टू योर these characteristics। हम इनमें से सिलेक्ट करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को, फिर आप क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे अपने हाइपोथेसिस को। आप प्रोसीजर्स नहीं होंगे पहले, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद कलेक्ट करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे कंक्लूजन्स को, फिर वेरीफाई करेंगे और रिजेक्ट करेंगे अपने हाइपोथेसिस को। तो इस अकॉर्डिंग आप जो व्हिच इज योर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Is a distinctive feature of case study research। ऐसी कौन सी फीचर है केस स्टडी रिसर्च की जिसको आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं। जनरलाइजेशन पे आना, करने डिटेल केस हिस्ट्री को, क्या वो केस स्टडी रिसर्च होगी। हम जानते हैं केस स्टडी रिसर्च में जिस केस पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसकी कंप्लीट इन डेप्थ, ये इसका की पॉइंट है, उस कंप्लीट इन डेप्थ स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड केस स्टडी। डेवलपिंग एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस, जो भी केस होगा उसकी बिल्कुल आपको अच्छे से इन डेप्थ आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये हमारा सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर होता है केस स्टडी रिसर्च का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन किसका है, स्टेट्स का है। आपको किसका सर्वे दिया हुआ है, क्लास 10 स्टूडेंट्स का, जिसमें एन आपको कितने गिवन है, पॉपुलेशन 500, ऑब्जर्व्ड मीन कितना है आपके पास 80। ओके, तो पॉपुलेशन इज 500 and observed mean is 80, standard deviation 8। assume करना normality of distribution of the scores and how many students would be below the score of a student getting 88, इसके नीचे कितने students हैं वो आपको बताना है। तो क्या हो गया हमारा 88। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन आई डू, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना z स्कोर निकालेंगे। तो z स्कोर निकालने के लिए सबसे पहले हम तरह से कर लेंगे, मैंने लिख दिया क्या क्या चीजें कौन सी हैं। ठीक है, अब आपका क्या है आंसर, 8/8। 8/8 का मतलब दैट मींस 1। सो z कितना आ गया आपका 1 सिग्मा, राइट। और 1 सिग्मा की वैल्यू की होती है 34.13। फिर आपके पास जैसे अगर ये स्कोर आ रहा है प्रॉपर, आपको पता चल गया 1 सिग्मा की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। बाकी आपका कितना हो गया, 50% हो गया, क्योंकि बिलो द स्कोर पूछा है आपसे। तो ये वाला डाटा आपका कितना होता है, 50% प्लस 4.143 कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, 4.13% हो गया। अब हमारे पास कितना गिवन है, एन 500 गिवन है। हम क्या करेंगे, 84.13 क्योंकि परसेंटेज में था तो इसको चेंज करेंगे 100 इंटू 500। 20 से 20 कट। अब जब आप 84.13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा ये 420.65। सो 421 इसके सबसे करीब आता है हमारा, तो सो द 421 इज योर आंसर। आई विश कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ रैंडमली कॉन्स्टिट्यूटेड टू ग्रुप्स, एक ग्रुप आप एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल, ओके।
A researcher obtained the following results after using a parametric t-test. t की वैल्यू क्या निकाली उसने 3, एन आपको कितना गिवन है 300. So the on the basis of this evidence, which decision in respect of substantive research hypothesis and the null hypothesis will be justified. हम जानते हैं जब हमारी रिसर्च कब सिग्निफिकेंट होती है, जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस होगी वो आपकी रिजेक्ट होगी और आपकी जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो आपकी एक्सेप्ट होगी, राइट? ये बात हम जानते हैं, ठीक है? तभी आपकी जो रिसर्च होगी वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी. तो अब हमें वैल्यूज क्या दी हैं, हमें जो उसने कैलकुलेट की है वैल्यू अकॉर्डिंग टू पैरामेट्रिक टी टेस्ट कितनी है, कितना है 3 है. और हम जानते हैं जो हमारी टैबुलेटेड वैल्यू है वो क्या होती है, 0.01 पे हमारी क्या होती है 2.58 एंड 0.05 कॉन्फिडेंशियल लेवल पे हमारी वैल्यू क्या होती है 1.96. सो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज्यादा है, दैट मींस योर कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन योर टैबुलेटेड वैल्यू. ये हमारी टैबुलेटेड वैल्यूज हैं. तो फिर क्या होगा, अब अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तब आपकी जो रिसर्च है वो सिग्निफिकेंट हो जाती है. दैट मींस यू हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द रिसर्च हाइपोथेसिस. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ ऑप्शन इज वो करेक्ट आंसर. This one is following represents distinctive feature of qualitative research. Qualitative research क्या होता है, हम जानते हैं हमारी qualitative research होती है quality based. इंडक्टिव अप्रोच हम लेके चलते हैं इसके अंदर, ठीक है? जो आपकी क्वांटिटेटिव होती है उसमें हम डिडक्टिव अप्रोच लेके चलते हैं. तो ये अपने आप में एक बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर है. जैसे आपका केस स्टडी रिसर्च का इन डेप्थ स्टडी डिस्टिंक्टिव फीचर है, उसी तरह से आपके क्वालिटेटिव रिसर्च का जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो क्या है, इंडक्टिव, राइट? पर्सपेक्टिव बेस्ड होगा, इंडक्टिव होगा, मीनिंग गिविंग होगा. बिल्कुल ठीक पॉइंट है, आगे भी देख लेते हैं. हाइपोथेसिस बेस्ड होगा, डिडक्टिव होगा, टेस्टिंग होगा. डिडक्टिव होगा तो गलत हो गया, यहाँ पे भी डिडक्टिव आ गया. Deductive come inductive based approach, no. Deductive inquiry with focus on theory and hypothesis based testing. ये आपका quantitative का होता है. तो first is your correct answer. Next question है हमारा, a school teacher plans a research study to find out the relationship between level of aspiration and socio-economic status of the student parents. ठीक है, आप इन दोनों के बीच में, इन दोनों लेवल्स के बीच में आप रिलेशनशिप चेक कर रहे हो एज अ स्कूल टीचर. तो किस तरह का रिसर्च डिजाइन जो होगा इस स्टडी के लिए अप्रोप्रिएट होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट दिस इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च और दिस इज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च. ये डिस्क्रिप्ट मतलब आप क्या चीज चेक करो, ये आपका लैब वर्क नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपकी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जहां पे आपको लेवल्स चेक करने, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट पेरेंट्स और लेवल ऑफ एस्पिरेशन क्या होगा बच्चों का, इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं. तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन तो नहीं होगा, ये आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होगा, ना ही आप किसी पास्ट एक्सपीरियंस पे कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपका क्या होगा, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. Next question, which is very important question. Teacher researcher has obtained data from a questionnaire. एक टीचर रिसर्चर जो था उसने क्या किया, एक डाटा लिया एक क्वेश्चनेयर से. कौन से क्वेश्चनेयर से, जो ऑलरेडी यूज किया गया है टीचर्स के थ्रू, और हेड टीचर्स इन द फॉर्म ऑफ कंटीजेंसी टेबल. उन्होंने एक कंटीजेंसी टेबल बनाई जिसमें 3 into 3 का उन्होंने रखा है फॉर द एंजाइटी एंड अवेयरनेस लेवल्स. अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको लेवल्स दिए हैं किसके, एंजाइटी के और अवेयरनेस के. तो कौन सा टेस्ट है जो इंडिकेट करता है कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं. अब हम जानते हैं तो हमारा एक्सपेरिमेंट्स रैंक और डिफरेंस मेथड है कोरिलेशन का, ये किस पर यूज किया जाता है, ऑर्डिनल स्केल पे यूज किया जाता है जहाँ ऑर्डर्स वगैरह हमें चेक करने होते हैं. तो ये तो नहीं होगा आपका. अगर हम विल्कॉक्सन साइन रैंक की टेस्ट बात करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जो सिंगल ग्रुप टी टेस्ट का नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट होता है, ठीक है? तो ये भी आपको नहीं होगा. ईटा कोएफिशिएंट, ईटा कोएफिशिएंट कैसे होता है कि हाउ टू कॉज वेरिएंस इन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के ऊपर.